नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी पर। हमारी जो लैब असिस्टेंट की क्लासें रेगुलर चल रही है, उसी में चलते आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सबसे इजी भी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो पर्यावरणीय समस्याएं या विश्व के जो प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। देखिए, पर्यावरण क्या होता है हमारे पास। पर्यावरण परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का जो परि, चारों ओर आवरण बंद, हमारे जो चारों ओर का आवरण है वही क्या होता है, पर्यावरण। हमारे चारों ओर प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक जो आवरण होता है वही क्या होता है, पर्यावरण होता है, एनवायरमेंट होता है। जो प्राकृतिक रूप से जगह, भौतिक और सामाजिक रूप से हम जो परिस्थिति से हम रहते हैं, हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही क्या होता है, पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए, जिस जीव वातावरण में रहता है उसका पर्यावरण, उसे उसका क्या कहते हैं, पर्यावरण। जो जीव है जिस क्षेत्र में रहता है वो क्या कहलाता है, उसका पर्यावरण। जैसे मूलभूत सुविधाएं जैसे हवा, पानी, भोजन, आवास, प्रकाश, और गौण सुविधाएं जैसे तापमान, आर्द्रता है, ये हमारी क्या है, पर्यावरण की कुछ हिस्से हैं। जिस जो पर्यावरण हमारे चारों ओर है, उस पर्यावरण का ये प्रमुख इकाइयां हैं, प्रमुख हिस्से हैं ये। हवा, पानी, भोजन, और यही आवरण हमारे चारों ओर, जीव के जो चारों ओर का आवरण है, वातावरण है, वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी है। देखिए, सीसी पाई के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय, यानी विशेष स्थान, विशेष क्षेत्र होता है, और उस समय में जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है, जिन परिस्थितियों से घिरा होता है वही क्या होता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी मनुष्य जिस क्षेत्र में और समय जहां पर वो रहता है, उसके चारों ओर जिन जो भी परिस्थितियां होती है वो क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। बोरिंग ने इसकी क्या परिभाषा थी, देखो। एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। जन्म से मृत्यु तक जिन चीजों को, जो चीजें उसको प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। अब देखिए, इस पर्यावरण में वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है, वो पारिस्थितिक तंत्र है, वो क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। अब जो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो किन कारणों से हम उत्पन्न हुई है और इस पर किस प्रकार हम नियंत्रण पा सकते हैं, उसको देखते हैं। कारण देखिए, मानव व प्रकृति का संबंध। मानव का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, लेकिन पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या, दबाव और औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया। मानव के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हुए हैं प्रकृति के द्वारा, मानव ने उसका क्या किया गया, दुरुपयोग किया, कारण जो पर्यावरण समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना है। पिछले 200 वर्षों में इसका अत्यधिक दोहन हुआ है मानव के द्वारा, जिसके कारण ये असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। मानव और प्रकृति का आपस में सबसे घनिष्ठ संबंध है, लेकिन प्रकृति के साथ मानव ने क्या किया, खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ी की, जिसके कारण ये समस्याएं हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। जैसे अमेरिका का हमारे पास उदाहरण है। यूएसए ने 1950 से लेकर 2000 के बीच विगत 50 वर्षों में प्रकृति का दोहन किया, जितना संपूर्ण मानव समाज ने अपनी उत्पत्ति से 1950 तक नहीं किया। यानी जितना मानव ने अपनी उत्पत्ति से लेके 1950 तक नहीं किया, उतना केवल यूएसए ने 50 वर्षों में कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है यूएसए के द्वारा जो की गई है, जिससे अत्यधिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा यूएसए के द्वारा, जो 50 वर्षों में बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ दोहन किया है। भोगवादी मानसिकता। मानव की भोगवादी और प्रकृति के साथ शोषण की मानसिकता ने गंभीर पर्यावरण समस्याएं पैदा कर दी है। मानव अपने ही उपयोग के लिए कुछ भी कर सकता है, न उसने पर्यावरण के बारे में सोचा, न आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा, और जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिया है उसको जल्द से जल्द खत्म करने की होड़ में लगा हुआ है। अब देखिए, प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हमें किस रूप में मिली है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती है। दिनों दिन ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे भूकंप ज्यादा आने लगे, बाढ़, सूखे में वृद्धि, इनमें क्या होगी, वृद्धि होने लगी। प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक होने लगी है पर्यावरण की प्रदूषण के कारण। नई व्याधियां, नई बीमारियों का उदय होने लगा है। कुछ महामारियां पैदा होने लगी है विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। मौसम में परिवर्तन, मौसम में तंत्र में बदलाव हो गया, क्लाइमेट वो धीरे धीरे बदल रहा है इन पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण। और अम्लीय वर्षा,
SO2 NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होने लगी है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं। अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वातावरण को प्रदूषित कर रही है। ओजोन में क्षरण, ओजोन परत है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उनको रोकने का कार्य करती है, और उसमें भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसमें छिद्र होने लगा है। और मरुस्थलीकरण, भूमि प्रदूषण व मरुस्थलीकरण, भूमि प्रदूषण के कारण मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। दिनों दिन भूमि है वो उर्वरकता खत्म होने की कगार पर है। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी। अब देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण, इन समस्याओं के कारण हमारे पास क्या पर्यावरण प्रदूषण के रूप में आया है। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा दी थी ईपी ओडेम ने। वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक, इन 3 गुणों के आधार पर, 3 ये गुण होते हैं, भौतिक, फिजिकल, केमिकल, रासायनिक, और बायोलॉजिकल, जैविक। इन गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य एवं संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाते हैं। वायु, जल, भूमि, इनके कारण जो इनके तत्व हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, इनके कारण जो प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्व हैं उनमें जो हानि हुई है मानव के द्वारा, वही क्या होता है, प्रदूषण कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने इसकी क्या परिभाषा दी थी, देखिए, वायु, जल, पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन जिससे मनुष्य के अन्य जीवों में प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है। मनुष्य जीवों की क्षति होती है और प्राकृतिक जो हमें संसाधन मिलते हैं उनमें भी क्या होने लगी है, क्षति होने लगी है इन पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो ये एक पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषाएं थी। प्रदूषक वे अवांछित पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से दूषित कर देता है। जो प्रदूषक होते हैं वो अवांछित पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूलभूत तत्व हैं, जो ओरिजिनल तत्व होते हैं उसके साथ मिलकर और उस चीज को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अब देखिए प्रदूषण के कुछ प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से होने वाला प्रदूषण, समुद्र के द्वारा जो प्रदूषण होता है, समुद्री प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा प्रदूषण, और अन्य कारणों से प्रदूषण। ये कुछ प्रकार हैं। अब इसका विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले। अब देखिए वायु प्रदूषण, जो हमारे वायु है, वायुमंडल में उपस्थित, उस वायु में कुछ गैसें उपस्थित होती है, उन गैसों में जो बदलाव आता है, उसमें जो परसेंटेज है कुछ गैसों के, उन परसेंटेजों के अंदर जो परिवर्तन आता है उसका अनुपात है, और उस अनुपात में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। अब ये किस कारण होता है, अब इस देखते हैं। देखिए वायुमंडल में कुछ प्रमुख गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, इसकी मात्रा कितनी है, 78.08%, लगभग 78। ऑक्सीजन 20.91%, लगभग 21%। आर्गन जिसकी मात्रा होती है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा हमारे पास 0.03%, और अन्य गैसें उपलब्ध होती है हमारे पास 0.202 के रूप में। अब इन गैसों के अनुपात में, अब जो ये अनुपात दे रखा है उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है, और वही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। यानी वायुमंडल की गैसों के अनुपात में जो परिवर्तन होता है वायु प्रदूषण होता है। अब इसकी क्या स्रोत है, देखिए, प्राकृतिक ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा जो राख बाहर निकलती है उसमें जो वायुमंडल में गैसें परिवर्तित होती है, धूल भरी आंधियां चलती है उसके कारण, दावानल के कारण या तूफान के कारण, ये तो है प्राकृतिक स्रोत जिसके कारण वायुमंडलीय गैसों में परिवर्तन होता रहा है। अब देखिए मानव जनित, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक है, मानव के द्वारा घरेलू ईंधन से निकलने वाली गैसें, उद्योगों से निकलते परिवहन से, धूम्रपान, रसायन, रेडियोधर्मिता, इन कारणों के से वर्तमान में वायुमंडल में अत्यधिक तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहा है वो मानव जनित कारकों के द्वारा हो रहा है। चीन में 30 नवंबर 2015 को वायु प्रदूषण के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। इतना अधिक प्रदूषण हो गया था परिवहन के कारण या अन्य संसाधनों के कारण, जिसके कारण उसमें वहां पर रेड अलर्ट जारी करना पड़ा था। अब इसके दुष्परिणाम देखो, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं पर भी इसका खतरा
होने लगता है। जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट हमारा चेंज होने लगेगा, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण, जिससे हमारे हम अब कई चीज़ें हम देखने को परिवर्तन हुआ है, हमें देखने को मिलता है वर्तमान समय में। ओजोन क्षरण, ओजोन परत में भी क्षरण हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव का भी बढ़ रहा है, जो गैसें होती है ग्रीन हाउस गैसें, उसके उनमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी होती है। जो ग्रीन हाउस गैसें उनमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी होती है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। महानगरों पर कोहरे की गुंबद, दिल्ली में हर बार हमें देखने को ये मिलता ही है, वायु प्रदूषण के कारण उनकी वायु कितना, जो AQI होता है वो लेवल कितना बढ़ चुका है, वहाँ पर वायु की शुद्धता बहुत कम हो चुकी है, और जो वहाँ पर हमेशा कोहरा छाया रहता है। अब देखिए इस पर किस प्रकार हम नियंत्रण पा सकते हैं। 33% भूभाग पर वृक्षारोपण व हरित पेटी, ये हमारा जो लक्ष्य है वन वाला, के जो भूभाग एक टोटल, उसमें से 33% तो वन होने ही चाहिए, हमारा पहले भी लक्ष्य रखा गया है। 33% भूभाग पर वृक्षारोपण तथा हरित पेटी, सौर ऊर्जा व बैटरी चालित वाहनों की बढ़ोतरी, वर्तमान समय में ये भी चल रहा ही है, जो बैटरी से चलने वाले वाहन है, EV वाहन है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उनको भी टारगेट दिया गया है। निष्क्रम चिमनियाँ, पेड़ों की कटाई पर रोकना, BS4 अप्रैल 2017 में इसको बंद कर दिया गया था। BS6 अब वर्तमान समय में ये लागू है अप्रैल 2020 से। ईंधन मानक है BS4 और BS6। राष्ट्रीय वन नीति 2016 तथा हरित राजमार्ग नीति 2015 ये लागू की थी, और इन नीतियों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए, उनके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। नीतियों पर जो भी लक्ष्य बनाए गए उनको नियंत्रित किया जाता है। अब अगला हमारा प्रदूषण है जल प्रदूषण। दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण। जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन, जिससे मानव तथा अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़े, जल प्रदूषण होता है। अब जो नदियों नालों है, नदियों में जो फैक्ट्रियों से पानी आता है वो भी मिलावट के तौर पर हो जाता है, जिसके कारण उसके जो भौतिक, रासायनिक है, केमिकल और जैविक है, वो गुण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, जो मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। अब इसके क्या कारण है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, नगरों से या उद्योगों से जो जल आता है वो सीधे तौर पर इनमें मिल जाता है, जिससे ये जल अशुद्ध हो जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रासायनिक व तेलीय पदार्थ, 300 शहरों से प्रतिदिन 3000 से 4000 करोड़ लीटर गंदा जल है वो नदियों में मिल रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। 300 शहरों से प्रतिदिन 3 से 4000 करोड़ लीटर जो गंदा जल है वो इन नदियों में मिलता जा रहा है, जिससे कारण नदियां बहुत ज्यादा क्या हो रही है? सबसे दूषित होने लगी है गंदियाँ। यमुना नदी है, जो दिल्ली नगर है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ पर अत्यधिक जाग होता है इस यमुना नगर। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अब इसके दुष्परिणाम देखो, हैजा, पीलिया, पेट रोग, वो जल प्रदूषण के कारण कुछ बीमारियां हो जाने लगती है, जैसे हैजा, पीलिया, ये पेट रोग, ये क्या है? प्रमुख बीमारियां जो किसके कारण होती है? जल प्रदूषण के कारण। जलीय जीवों की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। भारत में 2/3 रोग जल प्रदूषण से होते हैं। भारत में जो 2/3 रोग होते हैं वो किस कारण होते हैं? केवल और केवल जल प्रदूषण के कारण होते हैं। UN ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें क्या दिया था कि प्रतिदिन 2300 लोग शुद्ध पानी के अभाव में मरते हैं। प्रतिदिन, हर दिन 2300 लोग है वो केवल और केवल किस कारण मरते हैं? शुद्ध पानी उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये भी एक बड़ी रिपोर्ट है। अब इस पर नियंत्रण किस प्रकार हम कर सकते हैं? सीवेज शोधन संयंत्र को स्थापित करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करना? बढ़ावा देना, औद्योगिक अपशिष्ट जल का शोधन करना, जो उद्योगों से अपशिष्ट जल प्राप्त होता उसको शोधन का, डायरेक्ट नदियों में नहीं मिलाकर उसका कुछ ना कुछ शोधन करना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो नमामि गंगे कार्यक्रम चला था जून 2014 में, उसके तहत ये प्रोजेक्ट लाया गया था 7 जुलाई 2016 को, जिसमें 300 नई परियोजना का उद्घाटन किया गया। 300 नई परियोजनाएं जो जल, जो नदियों का जल है उसको शुद्ध करने के लिए ये परियोजनाएं चलाई गई नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 7 जुलाई 2016 को। अब अगला हमारे पास ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि की तीव्रता एवं आवृत्ति का कर्ण पीड़ादायक स्तर से अधिक होना। जो ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति होती है वो कानों की कुछ सीमा होती है, उस सीमा से अधिक होने पर जो प्रदूषण होता है वो कौन सा होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके स्रोत है यातायात, लाउड स्पीकर, उद्योग और विमान, इनके द्वारा जो अत्यधिक तीव्र गति, तीव्र शोर होता है
उसके कारण ये प्रदूषण होता है। अब इसकी हानियां, मानसिक तनाव, व्यक्तियों में मानसिक तनाव बढ़ जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और जो सुनने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। और इसको किस में मापा जाता है ध्वनि को? डेसिबल में। इकाई क्या होती है? डेसिबल। 80 से 120 डेसिबल से अधिक जो होती ध्वनि होती है वो प्रदूषण से अधिक आती है। जो 80 डेसिबल निर्धारित की गई है, डीबी, ये एक शुद्ध है। उससे ऊपर की जो भी अधिक ध्वनि होगी वो प्रदूषण के अंतर्गत शामिल होगी। अगला है मृदा प्रदूषण। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, जो मिट्टी की उर्वरकता, उसकी गुणवत्ता है उसमें कमी होना ही क्या होता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब किन कारण होता है? रासायनिक उर्वरक, अत्यधिक रासायनिक जो उर्वरक है उनको यूज करने पर, अत्यधिक रासायनिक खादों का वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण उसकी क्षमता, उर्वरक क्षमता है वो क्या हो रही है? घट रही है। कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है। औद्योगिक अपशिष्ट है वो भी मिट्टियों में हर जगह खुला छोड़ दिया जाता है, जो शहरी कचरा है उसको फेंक दिया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण होने लगा है। जैसे पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के भूमि प्रदूषण अत्यधिक होने लगा है। पंजाब में, पंजाब के खेतों में अत्यधिक रासायनिक केमिकल जो खाद होती है उसको अत्यधिक उपयोग होने से वहाँ की जो भूमि है उसका जो उपजाऊपन है वो बहुत कम हो गया है। चीन में तीव्र औद्योगिकरण, ये भी एक मृदा प्रदूषण का कारण है। अब इसके हमें क्या दुष्परिणाम मिलते हैं? उर्वरक क्षमता शक्ति में तो कमी होती है, अस्थमा जैसी बीमारियां होने लगती है, त्वचा व आंखों में रोग भी मृदा प्रदूषण के देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रदूषण थे, जिसमें हमने जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। अब अम्लीय वर्षा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम्लीय वर्षा ये किसके कारण होती है और क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, उद्योगों व वाहनों से निकली SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख गैस हैं अम्लीय वर्षा के लिए। NO2 और SO2 इंपॉर्टेंट है, दोनों गैसों को याद रखना है। वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है, जो वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है। SO2 और NO2 ये किसके साथ क्रिया करते हैं? जलवाष्प के साथ, H2O के साथ, जिससे H2SO4 और HNO3 इन दोनों का निर्माण होता है, और ये क्या करते हैं? वर्षा जो जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं, जिसके कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के जल का pH लगभग 5 से 2.5 के बीच में होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उस जल का pH मान होता है वो कितना होता है? 5 से 2.5 के बीच होता है। तटस्थ pH होता है वो 7 होता है ये। अब देखिए इसके क्या कारण है। कोयला आधारित ताप विद्युत गृह, इन ताप विद्युत गृहों से SO2 और NO2 का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। खनिज तेल शोधनशालाओं से, स्वचालित वाहनों से और जीवाश्म ईंधन के दहन से, इनके कारण ये SO2 और NO2 इनका अत्यधिक उत्सर्जन होता है, और ये फिर H2O के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। अब इससे क्या प्रभाव हमें, क्या दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है? मिट्टी की उत्पादकता घटती है, पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं, त्वचा एवं श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भी क्या होती है? कमी होने लगती है। ताजमहल का धुंधलापन, भवन में क्षति, जो ताजमहल का सफेद है पन है वो क्या हो रहा है? दिनों दिन कम होता जा रहा है। अमेरिका तथा स्वीडन की झीलें इसके कारण नष्ट होने लगी है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। अब देखिए इसका समाधान किस प्रकार हम कर सकते हैं। SO2 व NO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण करना पड़ेगा हमें। जो गैसें SO2 NO2 है गैसें, उनके उत्सर्जन पर क्या करने पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। स्कैनर्स, बैग फिल्टर या कोलाइडल टैंक इनका लगाना पड़ेगा। सौर एवं ऊर्जा, पवन ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ाना पड़ेगा, तथा अम्लीय मिट्टी में चूने का प्रयोग किया जाना, और जो अम्लीय मिट्टी है उसमें अत्यधिक चूने की मात्रा को मिलाया जाना, जिससे अम्लीयता की क्या होगी? कमी होगी। तो ये थी अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, किसके कारण होती है? SO2 है NO2 के कारण। ये क्या करती है? जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आती है। अगला है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव हर बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है, क्या इसके दुष्परिणाम है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें जैसे CO2, CH4, N2O व CFC तथा जलवाष्प सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को क्या करती है, बनाए रखती है। इन गैसों की अधिकता से तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तापमान अनियंत्रित हो जाता है, तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है इन गैसों के कारण। मुख्य गैसें कौन सी है, CO2, CH4, N2O, CFC, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको याद रखना। ये ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, CO2, CH4, N2O और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन गैसों के कारण ये गैसें क्या करती है, जो तापमान है उसको रोककर उस पर वायुमंडल के संपूर्ण तापमान में क्या करती है, वृद्धि करती है। अब देखिए इसके क्या कारण है। औद्योगिकरण से, कोयला, पेट्रोलियम, इनका दहन करने से क्या होता है, इनमें ग्रीन हाउस गैसों में क्या होती है, वृद्धि होती है। वनों का विनाश, जिससे CO2 अवशोषण करने की क्षमता है पेड़ों के द्वारा, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पेड़ों के द्वारा CO2 को अवशोषित किया जाता है, O2 को छोड़ा जाता है। जो पेड़ों की कटाई होने से पेड़ पौधे कम हो गए, अब CO2 का भी अवशोषण वो क्या होगा, कम होगा, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी है। जीवाश्म ईंधन का दहन 80% CO2 इसी से, जीवाश्म ईंधनों का दहन करने से जो 80% CO2 का बढ़ोतरी हो रही है, CO2 आ रही है, वो किसके कारण आ रही है, जीवाश्म ईंधनों के कारण, उनका दहन करने के कारण। रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर से CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक बहुत बड़ी नुकसानदायक गैस है CFC, जो रेफ्रिजरेटर और या एयर कंडीशनर से वायुमंडल में बढ़ रही है। तो ये था ग्रीन हाउस गैस। इन CO2, CH4, N2O, CFC, इन गैसों के द्वारा वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी होना। अब देखिए इसके क्या दुष्परिणाम है। तापमान में वृद्धि, वैश्विक औसत तापमान है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वर्षा चक्र में बदलाव, कहीं अधिक वर्षा होती है और कहीं सूखा, कहीं मरुस्थलीकरण की, ये जो समस्याएं वर्षा चक्र में बदलाव हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। समुद्र सतह में वृद्धि, हिमनदों के पिघलने से तटीय बाढ़, समुद्र स्तर 1 मीटर बढ़ने से 576.40 हेक्टेयर भूमि क्या हो रही है, जलमग्न हो रही है। और 71 लाख लोग इससे विस्थापित हो चुके हैं, इस जगह से, इस समुद्र तल के बढ़ने समय। ग्लोबल जो औसत तापमान है जिसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे हिमनदियां, जो हिममेटोपियां, वो क्या होगी, पिघलेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर वो क्या होगा, बढ़ेगा। बीमारियों में वृद्धि, मलेरिया जैसी बीमारियों में 45 से 60% तक वृद्धि का अनुमान है। मलेरिया बीमारी है वो अत्यधिक फैल रही है, किस कारण हो रही है वो, इसके ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। 80% जैव विविधता खतरे में है। अब जो जैव विविधता है उसमें भी खतरा मंडरा रहा है, किसके कारण, इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसके कारण जैव विविधता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब इस पर किस प्रकार हम समाधान कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन को कम करके। जीवाश्म ईंधन है जो प्रत्येक, जो पर्यावरणीय समस्या है उसमें मुख्य योगदान जीवाश्म ईंधनों का है। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग घटाएं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन स्रोतों को अपनाने से ही इन पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सकता है। व्यापक वृक्षारोपण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यधिक हमें क्या करना पड़ेगा, वन लगाने पड़ेंगे, वृक्षारोपण अत्यधिक करना पड़ेगा, जिससे CO2 का अवशोषण होगा। CFC पर प्रतिबंध लगाना होगा पूर्णतः। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में CFC के उपयोग पर रोक लगानी है, CFC को तो सबसे ज्यादा कम करने का पड़ेगा। तो ये थी ग्रीन हाउस गैस के दुष्परिणाम तथा उसके समाधान। अब देखिए ओजोन परत में शरण। ओजोन परत समताप मंडल में, ओजोन परत पाई जाती है 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर। समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस O3 की परत पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उनको क्या करती है, रोकती है। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोकती है। एक समताप मंडल में 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत रहती है जिसमें O3 ओजोन गैस पाई जाती है, वो इनको रोकती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि गैसों से ओजोन अणु नष्ट होते हैं। अब देखिए एक क्लोरीन अणु से
क्लोरीन का जो एक अणु है वो ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करती है, अणुओं को नष्ट कर देती है। एक क्लोरीन का अणु 1,00,000 ओजोन अणुओं को क्या करती है, नष्ट कर सकती है। एक क्लोरीन परमाणु है वो एक ओजोन अणु को 1,00,000 ओजोन अणु को नष्ट कर सकता है। तो देखिए कितना हानिकारक है। अब देखिए ओजोन पर शरण के कुछ आंकड़े। 1960 से ओजोन क्षय का पता चला। सर्वप्रथम जो ओजोन है उसका जो क्षय है उसका पता चला था सब 1960 में। प्रतिवर्ष 0.5% ओजोन कम हो रही है। प्रतिवर्ष 0.5% है वो ओजोन गैस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अंटार्कटिका पर 20 से 30% ओजोन की कमी, जिसके कारण वहां पर ओजोन छिद्र हो गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 20 से 30% ओजोन में कमी होने के कारण वहां पर एक ओजोन छिद्र पाया गया है। अब देखिए प्रभाव, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पादप पलवक नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में जो जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण और फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में ये कमी लाता है। अब इसके संरक्षण के क्या प्रयास किए गए। 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा संगोष्ठी की गई थी। 2 मार्च 1990 को कहां पर, लंदन में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी इसकी सुरक्षा को लेके। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे, ओजोन परत से। कब हुआ था ये, 1987 में कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1987 में सीएफसी हैलोन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया था। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो 1987 में हुआ था उसमें मुख्यतः सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है और तथा हैलोन गैस है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया था, पारित किया गया था। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फोम, एरोसोल में सीएफसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब जो रेफ्रिजरेशन प्रशीतक के रूप में जो सीएफसी काम में ली जाती थी उस पर रोक लगाया गया कि इसमें किसी दूसरे तत्व को काम में लिया जाए, सीएफसी को नहीं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब देखिए कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन, विश्व के जो पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित हुए उनमें कुछ पर्यावरण मुख्य हम पढ़ रहे हैं, उनकी शुरुआत प्रारंभिक चरण में। देखिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। पर्यावरण सुरक्षा का पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जो पहला सबसे बड़ा प्रयास है, सफल प्रयास कब किया गया था, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में। अब इस सम्मेलन में एक यूएनईपी इसकी स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना की गई थी इस सम्मेलन में। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। कब मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया गया, 5 जून को। इसकी शुरुआत गई, प्रथम बार है वो 1974 में प्रथम जो पर्यावरण सम्मेलन है, पर्यावरण दिवस है, वो मनाया गया। और उसके बाद प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था। जो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, प्रमुख जो संस्था बनाई थी वो यूएनईपी एक प्रमुख संस्था बनाई थी जिसके द्वारा ये पर्यावरण सुरक्षा का शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, क्लाइमेट के बारे में जो विश्व सम्मेलन हुआ था वो कहाँ था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में जलवायु परिवर्तन पर पहली विश्वव्यापी चर्चा की गई। तो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा उसके बारे में जो प्रथम बार चर्चा की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, 1979 के जेनेवा सम्मेलन में, जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन था। 1985 के वियना सम्मेलन, जो ओजोन परत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1985 ऑस्ट्रिया में, वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में, जिसमें ओजोन परत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर प्रतिबंध का ऐतिहासिक समझौता, इंपॉर्टेंट है। जो ओजोन परत में शरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैसें थी उन पर क्या करना, प्रतिबंध लगाने के लिए एक सम्मेलन प्रोटोकॉल आयोजित किया था मॉन्ट्रियल में 1987 में। देखिए प्रथम शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन बोल सकते हैं, शिखर सम्मेलन बोल सकते हैं इसको, कब हुआ था, 1992 में। रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो में प्रथम सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को मजबूती मिली। इससे किसको मिली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, उसमें क्या होती, विकास को मजबूती मिली। इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण अभिसमय हुए। पहला है यूएनएफसीसी, इस संस्था का निर्माण किया जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेमवर्क का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन के कारण यूएनएफसीसी ने बहुत सारे जो पर्यावरणीय सम्मेलन है छोटे, उनको भी ऑर्गेनाइज किया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता पर भी सम्मेलन किया गया था इसमें। और तीसरा है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बॉट डेजर्टिफिकेशन। अब देखिए जलवायु परिवर्तन, दूसरा है जैव विविधता, और तीसरा है मरुस्थलीकरण। इन 3 चीजों पर गौर किया गया था पृथ्वी सम्मेलन में, जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में, जैव विविधता के बारे में और मरुस्थलीकरण के बारे में। इन 3 सम्मेलनों का 3 सम्मेलन बनाए गए। इसी सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई और एजेंडा 21 का निर्माण हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी, उसका निर्माण किया गया था। तो यह था प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसमें यूएनएफसीसी, सीबीडी तथा यूएनसीसीडी की सम्मेलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण के बारे में चर्चा की गई। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, जापान 1997 में। जापान में एक प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्या था ये, पहली बार विकसित देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन का लक्ष्य, जो गैसें होती है जैसे ग्रीन हाउस गैसें या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें, उन गैसों के उत्सर्जन पर पूर्णतया बाध्यकारी प्रतिबंध लगाया गया था। देशों को एक लक्ष्य दिया गया कि आपको इतना प्रतिशत इन गैसों को कम करना ही है, बाध्य किया गया था उन कम करने के लिए प्रत्येक देश को। तो जो विकसित देश हैं उन देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य दिया गया। 1990 के स्तर से 5.2% की कमी लाना, जो 1990 का स्तर है उससे 5.2% जो उत्सर्जन है गैसों का वो क्या करना, कम करना, उसका लक्ष्य दिया गया। 2012 तक ये लक्ष्य दिया गया। भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, और भारत इस प्रोटोकॉल का हिस्सा कब बना, 2002 में इस एएमयू पर हस्ताक्षर किए थे। दोहा सम्मेलन 2012 में, इसका विस्तार 2013 से लेकर 2020 तक किया गया है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या था, जो प्रमुख उत्तरदायी गैसें हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए, उन गैसों पर रोकने का, मुख्य थे CO2 गैस और CH4। इन गैसों को उत्सर्जन को क्या करना, कमी करना, उनके उत्सर्जन में क्या लाना, कमी लाना, और उसके लिए प्रत्येक देश को बाध्य किया था, उसको टारगेट दिया था अपने स्तर पर, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो और वहां तक इसको प्राप्त करो। अब देखिए 2000 से लेके 2010 तक जो प्रमुख सम्मेलन हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, सतत विकास पर ध्यान, गरीबी उन्मूलन तथा पर्यावरण संरक्षण पर समन्वय। जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2002 में, उस पर सतत विकास पर ध्यान दिया था, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में चर्चा की गई थी। नासा दुआ सम्मेलन जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था 2007 में, बाली इंडोनेशिया में 2007 में हुआ था, उसमें क्या किया गया था, आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, आईपीसीसी। अब देखिए आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल प्लान पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना किसने की थी, UNEP तथा विश्व मौसम जो
WMO ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, इसके इन दोनों के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया था IPCC के द्वारा। IPCC संस्था का निर्माण किसने किया था? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तथा WMO, विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया था IPCC। इसकी जो चौथी रिपोर्ट है वो नासा 2 सम्मेलन में प्रस्तुत की गई और इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र पंचौरी, जो भारत के थे, वो इस IPCC संस्था के अध्यक्ष चुने गए। बाली एक्शन प्लान अपनाया गया, इसमें बाली एक्शन प्लान अपनाया गया था। तो IPCC एक संस्था है जो किसके द्वारा बनाई गई थी? UNEP तथा WMO के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला है कानकुन सम्मेलन 2010, जो हरित जलवायु कोष के लिए $100 अरब प्रतिवर्ष की प्रतिबद्धता देता है। फिर है नगोया प्रोटोकॉल, ये भी 2010 में आयोजित हुआ था, जिसमें जैव विविधता का लक्ष्य दिया गया था और सतत विकास के बारे में चर्चा की गई थी नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब देखिए पेरिस समझौता, COP21 के नाम से जाना जाता है। पेरिस समझौता COP21 कब हुआ था? 2015 में फ्रांस के शहर पेरिस में एक समझौता हुआ जिसे COP21 कहा जाता है। 2015 में ये हुआ था। अब देखिए इसमें क्या किया गया, जो तापमान वृद्धि है, औसत तापमान वृद्धि, उसको 2% से कम करना। जो प्रमुख लक्ष्य क्या था उसमें, जो तापमान सीमा है, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य दिया गया है। जो वृद्धि है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए। जो आदर्श लक्ष्य है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, प्रत्येक देश अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करेगा। प्रत्येक देश है वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा और उस तापमान को कम करने का प्रयास करेगा। अगला किंगाली समझौता रवांडा में 2016 में हुआ था, जिसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों में कटौती का समझौता हुआ था। ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, इन पर नियंत्रण से जलवायु परिवर्तन धीमा होगा। जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उन पर नियंत्रण पाने के लिए किंगाली समझौता हुआ था, उस पर इसमें चर्चा की गई थी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसको कैसे कम किया जाए। अगला वार्सा सम्मेलन, ये हुआ था 2013। अब जो पेरिस समझौता है उसकी जो रूपरेखा वो वार्सा सम्मेलन में तय की गई थी, जो 2013 में हुआ था, जिसमें हानि और क्षति तंत्र स्थापित किया गया, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म पर चर्चा की गई थी। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को मुआवजे की व्यवस्था की गई थी। जो वार्सा सम्मेलन उसमें यह तय किया गया था कि क्लाइमेट चेंज से किन किन देशों को कितना प्रभावित किया हुआ, कितना नुकसान हुआ, उन देशों को कुछ मुआवजा प्रदान किया जाए। जो किस सम्मेलन में तय हुआ? वार्सा सम्मेलन में तय हुआ। अब देखिए ओजोन शरण से सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सम्मेलन है वो अलग अलग दिए हुए हैं। विनया सम्मेलन हुआ था 1985 में, जो ओजोन संरक्षण पर चर्चा की शुरुआत की गई। ओजोन संरक्षण है उस पर शुरुआत कब की गई थी? 1985 के विनया सम्मेलन में। उसके बाद हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें CFC पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे क्या होता है? ओजोन परत में क्षरण की कम करना। अगला हेलेंस्की सम्मेलन जो 1975 में हुआ था, CFC उपयोग को कम करने पर जोर दिया गया था। किंगाली समझौता है 2016 में, इसमें HFC गैसों में कटौती, ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख गैसें होती है उनको भी क्या करना? कटौती करना। अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सम्मेलन है उसको हम देखते हैं। विश्व जलवायु सम्मेलन जो 1979 में हुआ था, पहली बार इस पर वैश्विक चर्चा की गई थी जलवायु परिवर्तन पर। अगला है टोरंटो सम्मेलन 1988 में, उत्सर्जन कटौती का आह्वान किया गया था इसमें। फिर है रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इसमें UNFCCC का गठन किया गया। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इसमें बाध्यकारी लक्ष्य दिया गया। और फिर है पेरिस समझौता 2025 COP21 वैश्विक तापमान का लक्ष्य निर्धारित किया। ये प्रमुख सम्मेलन है। अब है सतत विकास के सम्मेलन, जैसे कोको योग घोषणा 1974 में विकास के उद्देश्यों की पुनर्परिभाषण किया गया। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में, यह भी सतत विकास पर जोर देता है। उसमें एजेंडा 21 जो किससे संबंधित है? सतत विकास से।
और सतत विकास आयोग का गठन किया गया था इसमें 1992 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो 2002 में हुआ, जिसमें गरीबी तथा पर्यावरण का समन्वय किया गया था। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता और सतत विकास के बारे में चर्चा करता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? सतत विकास से। अब जैव विविधता पर संरक्षण पर पृथ्वी सम्मेलन है, वो किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल जो जैव विविधता के लक्ष्य और सतत उपयोग के लिए उपयोगी है। अब देखिए भारत के 5 जलवायु लक्ष्य COP26, जिसे क्या कहा जाता है? COP26 2021 में ये हुआ था। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 5। पहला है 500 गीगावाट, ये लक्ष्य दिया गया 2030 तक। जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है वो 500 गीगावाट तक बढ़ाना। 50% 2023 तक ऊर्जा आवश्यकता अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करनी। जो 50% ऊर्जा है वो किससे प्राप्त करनी होगी? अक्षय ऊर्जाओं से प्राप्त करनी। 45% कमी 2030 तक कार्बन तीव्रता में कमी लाना। जो कार्बन है गैस है उसमें क्या करना? कमी लाना। 1 बिलियन टन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी कितनी लाना? 1 बिलियन टन, ये टारगेट दिया गया। और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का भी लक्ष्य इसमें रखा गया था। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब दिया गया था? 2070 तक ये शून्य हो जाना चाहिए। तो ये कुछ 5 पंचामृत है जो COP26 में रखे गए थे 2021 में भारत से संबंधित। अब देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। पहला UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो 1972 में स्थापना की गई थी। इसकी कब की थी? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तैयार करता है, उन पर शोध करता है और सहायता करता है, ये इसकी प्रमुख कार्य था। IPCC, इसी के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया था, और WMO के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर IPCC का निर्माण किया गया था, जो 1988 में बनी थी। IPCC संस्था कब बनी थी? 1988 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन करता है। ये IPCC संस्था क्या करती है? जो जलवायु परिवर्तन पर आकलन है, आंकड़े उनका आकलन करती है। ये पिछली बार यही पूछा गया था। IPCC, इस संस्था का निर्माण किन संस्थाओं के द्वारा हुआ? तो किन संस्थाओं के द्वारा? UNEP तथा WMO के द्वारा इसका संस्था का निर्माण किया गया। GEF, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1992 में। वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, जो पर्यावरण परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण करती है, वित्त प्रदान करती है। अब भारतीय पर्यावरण की कुछ संस्थाएं, जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। उसका क्या कार्य है? वनस्पति संसाधन सर्वेक्षण करना। क्या कार्य है? जो वनस्पति के संसाधन है उनका क्या करना? सर्वेक्षण करता है। कौन? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1890। अगला FRI, इसकी स्थापना हुई थी 1906। मुख्यालय कहाँ? देहरादून। जो क्या काम करती है? वन अनुसंधान और शिक्षा पर जोर देती है। फिर है NEERI, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। ये कहाँ है इसका मुख्यालय? नागपुर। जो क्या कार्य करती है? पर्यावरण अभियांत्रिकी को शोध के बारे में जानकारी करती है। काजरी, मुख्यालय कहाँ है काजरी का? जोधपुर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। जो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, ये शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, कहाँ पर है? काजरी, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। अगला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। कहाँ की स्थापना की गई थी? देहरादून में। जो क्या करती है? वन्य जीवों पर शोध और उन पर प्रशिक्षण का कार्य करती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। तो ये कुछ पर्यावरणीय संस्थाएं थी भारत की। अब देखिए COP सम्मेलन का विकास यात्रा 2016 के बाद जो प्रथम COP21 हुआ वो कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब? 2015 में। उसके बाद देखिए जो COP सम्मेलन हुए थे उनके, COP22 2016 में हुआ था माराकेच, मोरक्को में। इसका क्या परिणाम था? पेरिस समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा। जो पेरिस समझौता किया गया था 2015 में, उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तापमान को लेकर, उन पर क्रियान्वयन कितना हुआ नहीं, उस पर चर्चा की गई थी। COP26 2021 ग्लासगो, UK में। ग्लासगो जलवायु समझौता हुआ था तथा भारत के जो पंचामृत है, अभी बताया था COP26, जो 5 लक्ष्य निर्धारित किए थे भारत ने,
उनको भी इसमें लागू किया गया था। COP27 2022 में हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। इसमें जो हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई थी। फिर एक COP28 2023 में दुबई यूएई में हुआ था, जो जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत की गई। जो जीवाश्म ईंधन है, जो पर्यावरण को नुकसान देता है, वायुमंडल को नुकसान करता है, इसके अंत की युग की शुरुआत की गई थी यूएई में। COP29 है 2024 में ये हुआ था बाकू अजरबैजान में, जो जलवायु वित्त एवं कार्बन क्रेडिट को व्यापार से संबंधित है। फिर एक COP30 जो 2025 में हुआ था बेले ब्राजील में, अमेजन संरक्षण एवं जलवायु न्याय पर। जो अमेजन वन है उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए उस पर चर्चा की गई थी, और जलवायु के बारे में चर्चा की गई थी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस है विश्व में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदान करता है। प्रति वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला विश्व जैव विविधता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 22 मई को, जो जैव विविधता संरक्षण के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है या जागरूक करता है। प्रतिवर्ष उसका एक लक्ष्य रखा जाता है और उसकी थीम बनाई जाती है, जिससे जागरूक हो, मानव को जागरूक किया जाता है जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। अगला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण यानी स्टॉकहोम सम्मेलन से इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण और विकास के बारे में इस पर चर्चा की जाती है। विश्व ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ओजोन परत के संरक्षण के बारे में। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। मृदा संरक्षण और उर्वरता के बारे में जानकारी, ये प्रमुख दिवस थे विश्व में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। पहला देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ये पिछली बार पूछा गया था लेबस ने 2022 में। क्योटो प्रोटोकॉल है वो प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, ओजोन परत के संरक्षण से, अम्ल वर्षा को रोकने से, या सतत विकास से। तो क्योटो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उन पर काबू करना या उनको कम करना, ये किससे प्रोटोकॉल से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के शरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? ये भी लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा एक है जो ओजोन परत के शरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? CFC, हेलोंस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा ऐसी चीज है जो ओजोन परत के संरक्षण में उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CFC ये प्रमुख गैस है। ओजोन परत के शरण में प्रमुख गैस कौन सी है? CSC, CS4, हेलोंस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अगला, IPCC का गठन किया गया था। अभी पढ़ा था IPCC, इस संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये भी पूछा गया पिछली बार लेवल सीजन में। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? UNEP प्लस WMO, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसका निर्माण किया था 1988 में। विश्व मौसम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसका निर्माण गठन किया गया। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में गैसों का अलग अलग प्रतिशत होता है, अनुपात होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78.08% है। 20.94% किसका है? ऑक्सीजन का। ये किसका? ऑर्गन का। और ये किसका है? CO2 का। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? जो ओजोन परत के शरण से संबंधित था प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो कब हुआ था? 1987 में। ओजोन परत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 30 से 80 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, जिसमें O3 की मात्रा अधिक होती है, जिसे ओजोन परत नाम दिया गया। अगला, पेरिस समझौता COP21
में वैश्विक तापमान वृद्धि को किस सीमा से नीचे रखने का लक्ष्य दिया गया था? तो कितना लक्ष्य दिया गया? 2 डिग्री सेल्सियस से कम। 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। तो ये थी आज की क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार, पिछली बार भी 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, अगली बार भी इनमें से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा और सरल टॉपिक है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।